Hello traders, दिस इज़ अ पार्ट 3 ऑफ फॉरेक्स फॉर बिगिनर। तो जैसे हमने पहले 2 पार्ट में देखा कि फॉरेक्स क्या होता है, सेकंड पार्ट में देखा उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। अब थर्ड पार्ट है अपना न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ कैसे फॉरेक्स मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। तो जिसने भी अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा वो यहाँ पे आई बटन पे जाके देख सकता है। तो न्यूज़ बहुत सारे टाइप की आती है, बट हमें फॉरेक्स में ट्रेड करते वक्त कौन कौन सी कंसिडर करनी चाहिए। तो है BPO, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी। ये सारे तो हो गई बेसिक्स जो हमको कंसिडर करनी चाहिए। बट और भी ज़्यादा एक्यूरेट और हाई वॉलीटिलिटी आती है वो होते US की जो की न्यूज़ होती है ना, की इकोनॉमिक न्यूज़, जैसे कि NFP, ADP, PMI, CPI और PPI। इन सब पे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है। मतलब आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेड कर सकते हो। तो हम आज इन्हीं सब न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे अपने वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है एक स्टेटमेंट जो समराइज़ करके हमको बताता है कि कंट्री की ओवरऑल ट्रांजैक्शन, मतलब एक इंडिविजुअल की, कंपनी की, गवर्नमेंट की रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। अगर ज़्यादा हुई है तो सरप्लस होता है, तो उसको हम लोग एक करंट अकाउंट के साथ आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि अभी देखो रिसेंटली आई थी जापान का करंट अकाउंट मतलब BPO अभी कितना आया था रिसेंट, आज ही का ही है ये। रिसेंट मतलब आज ही का है। आज का था 2.80 ट्रिलियन। मतलब जापान ने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट इन द सेंस ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक्सपोर्ट हुआ है, इम्पोर्ट कम हुआ है। मतलब इंडिविजुअल, कंपनी और गवर्नमेंट मिलके जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते हैं ना, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बट उसको हम लोग अनदर नेम दिया हमने उसको करंट अकाउंट का। अगर वो सरप्लस में हो तो करेंसी के लिए अच्छा है। अगर कोई भी कंट्री हो, अगर उसको अपनी एक्सचेंज वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट से ज़्यादा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग वही है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। तो बस बैलेंस ऑफ पेमेंट में इतना ही आपको देखना है कि उनका जो ट्रेड होता है वो आपको पता करना है कि उस कंट्री में कितना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है इंपोर्ट के सामने। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो होता है, अगर वो ज़्यादा हो तो करेंसी के लिए अच्छा है, अगर वो कम हो तो करेंसी के लिए वो नेगेटिव हो जाता है। सेकंड है अपना इन्फ्लेशन तो इसे नॉर्मली सबको पता ही होता है क्या होता है कि एवरेज प्राइस जो चेंज होती है गुड्स एंड सर्विस की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर अभी हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते, परसेंटेज में। अब परसेंटेज में अभी हम बोले तो मतलब इंडिया का एवरेज जो इन्फ्लेशन होता है ईयर ऑन ईयर वो 4 to 5% के बीच में चलता है। तो हम उसको ऐसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब जो चीज़ हम लोग 100 रुपीज़ में अभी परचेस कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर हमको वो 5% के हिसाब से भी हम देखें इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमको 105 में ख़रीदना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ इन्फ्लेशन का। अब 1980s में 1 रुपीज़ में हम क्या क्या परचेस कर सकते थे। तो देखो 1 किलो ऑफ राइस इन 7.50 रुपीज़। मतलब 1 किलो लेने के लिए हमको 7.5 रुपये देने पड़ते थे। तो आप सोच लो कि 1 रुपये में ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 100 to 150 ग्राम्स का राइस आ जाता था। फिर तूर दाल 1 किलो आता था 18 रुपीज़ में। तो आप ये देखो कि 1980s में 1 रुपये में नहीं, 7.5 रुपये में 1 किलो राइस मिलता था। आज हमको शायद 750 रुपीज़ देना पड़ेगा, शायद 100 और 200 ग्राम्स लेने के लिए। क्योंकि मैं मार्केट जाता नहीं हूँ ये सब लेने, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है उसका। बट मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है, उसको हम इन्फ्लेशन में काउंट करते हैं। वो होता है इन्फ्लेशन।
तो इन्फ्लेशन अभी इंडिया का तो मैं बहुत बार एग्जांपल लेता हूँ, आज हम लोग कोई और अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यूके का लेते हैं हम। तो यूके में अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया सारी अदर कंट्री से फॉर एग्जांपल यूके में 5% इन्फ्लेशन बढ़ा और ओवरऑल वर्ल्ड में सिर्फ एवरेज निकाले तो उन सारी कंट्री का मिला के 4% निकलता है। तो यूके का इन्फ्लेशन ज़्यादा है और ओवरऑल अदर कंट्रीज से, तो पाउंड की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर वैल्यू कम होगी तो गुड्स और सर्विस जो यूके की जो प्रोडक्ट्स होती है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उसकी वजह से जो कॉम्पिटिटर्स है उनको बेनिफिट्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की अगर वैल्यू बढ़ जाएगी इन द सेंस एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो कॉम्पिटिटर्स को ईजी हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो कंपेयर टू यूके की प्रोडक्ट लेस एक्सपेंसिव होगी। तो जो पब्लिक होती है वो जो सस्ता होता है वही लेने जाएगी, इसलिए जो यूके के जो एक्सपोर्ट्स है वो कम हो जाएंगे और इंपोर्ट जो उनका बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन ऐसे इफेक्ट देता है। और इन्फ्लेशन का भी न्यूज़ तो ऐसे आता रहता है, मैं आपको थोड़ा होगा तो बता देता हूँ। अभी तो कोई आया नहीं है, बट हाँ, ये बताना भूल गया मैं, अगर आपको देखो ये भी अभी ऐसा ही होना था। अभी न्यूज़ देखने के लिए आपको पता तो ना चाहिए हम कहाँ पे देखें कहाँ पे नहीं। तो मैं अब प्रीफर करता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी मैं खुद भी यही करता हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री। आप अगर गूगल पे जाके फॉरेक्स फैक्टर लिखो, मैं एक बार आपको बता देता हूँ गूगल पे कैसे देखना है इसको। फॉरेक्स फैक्ट्री से सर्च करो और जो कैलेंडर है उसके अंदर चले जाओ, आपका आ जाएगा जो ये वाला, ऐसा आ जाएगा। आप यहाँ पे देख के पता कर सकते हो कौन कौन सी न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। इन्फ्लेशन आपको पता चल गया। अब इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट मतलब क्या होता है, जो रेट पे हम लोग बोरो करते हैं मनी, उसको हम लोग इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और वो कौन सेट करता है? बैंक सेट करते हैं। कौन सी बैंक? सेंट्रल बैंक। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाए तो वो पुश करता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमको ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, तो हमको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ जाएगी, जो डिस्करेज करेगी कंज्यूमर्स को इन्वेस्टिंग में और स्पेंडिंग में मनी इन गुड्स एंड सर्विस। और वो लीड करेगी लोअर एवरेज प्राइस। मतलब जो अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। तो उससे क्या होगा, जो कंज्यूमर है वो कम स्पेंड करेंगे, तो उसकी कम स्पेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो गुड्स और सर्विस की प्राइस है वो ऑटोमेटिक एवरेज पे आ जाएगी, कम हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। और जो प्राइस फॉल होगी तो उसकी वजह से हमको अपना जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो अपनी करेंसी भी स्ट्रांग हो जाती है उसके अंदर। तो इंटरेस्ट रेट ऐसे इफेक्ट करता है। और अगर इंटरेस्ट रेट घट जाए तो जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, और जितना ज़्यादा स्पेंड होगा उतना ज़्यादा गुड्स और सर्विस की प्राइस बढ़ जाएगी। और जैसे प्राइस बढ़ेगी तो जो अदर कंट्रीज अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अपनी जो भी कंट्री है उसके प्रोडक्ट्स खरीदने में कम इंटरेस्ट दिखेगी, क्योंकि उस जगह पे इंटरेस्ट रेट कम होने से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनको क्या होता है कि कम प्राइस में मिले और वो लोग ज़्यादा प्राइस पे बेच सकें। इसलिए इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है करेंसी की वैल्यू पे। अब है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक से वो डिसाइड करती है कि कितनी करेंसी नोट्स हमको प्रिंट करनी चाहिए। डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड मेंटेन रहती है, कांस्टेंट रहती है, और अगर उसकी सप्लाई हम बढ़ा दें तो उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। और अगर हम सप्लाई टाइट कर दे, कम कर दे, तो उसकी वैल्यू होती है वो एप्रिशिएट हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे प्रिंट नहीं करती है। इसका रीज़न ये है, अगर ज़्यादा पैसे प्रिंट कर देगी तो जो वैल्यू होती है ना 1 रुपीज़ की और घट के कम हो जाएगी। उसके वजह से हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो और बढ़ जाएगा। तो ये वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर यूके की भी यूएस की भी न्यूज़ में अभी कवर कर दूँ तो हम एक काम करते, इसको 2 पार्ट में कर देते न्यूज़ को, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो इस वीडियो में सिर्फ ये 4 न्यूज़
नेक्स्ट वीडियो में हम यूएस की न्यूज़ कवर करेंगे। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं आज का। और जिसने भी पार्ट 1 पार्ट 2 ने देखा, यहाँ पे आई बटन में मैं फिर से डाल देता हूँ, आप जाके देख सकते हो।